हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप से बायोलॉजी। देखिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नीट 2024 की काउंसलिंग में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, जिससे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले बनवा लें और आपको नीट की काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आपको डिफिकल्टी तो होगी, साथ में पैसे भी ज्यादा देने पड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे नए रूल्स बनाए गए हैं नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए, जिसका जिक्र ऑलरेडी एनएमसी ने भी किया है और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इसको कवर किया है। वो चीजें क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो कौन सी है जिस पर आपको काउंसलिंग करनी है उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी वो है mcc.nic.in। ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान देने चाहिए, जो नीट 2024 की काउंसलिंग में बड़े जरूरी है। नंबर 1, काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रही है आपकी 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ये हम सबको पता है। इस बार टोटल जो राउंड होने हैं वो टोटल 4 राउंड होने हैं काउंसलिंग में। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम बात करें, यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा पाया जाता है जिन्होंने कोई माल प्रैक्टिस कर रखी है, यानी कोई गड़बड़ी कर रखी है, कोई चीटिंग कर रखी है, तो एनएमसी डायरेक्ट कहता है कि उसकी जो काउंसलिंग है उसे किसी भी स्टेज पर रोका जा सकता है और उस पर बैन और इन्वेस्टिगेशन अलग से होगी। ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है आपको। अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी है, ठीक है, तो आप जानते रहिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है बच्चों, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके 2024 में 164 मार्क्स एटलीस्ट जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें 129 मार्क्स, वहीं एससी कैटेगरी के लिए हम अगर देखें 129 मार्क्स और एसटी के लिए भी कितने 129 मार्क्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस में उसे 164 और जो रिजर्व कैटेगरी है उसे 129 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट काउंसलिंग में जाने के लिए, ठीक है। वहीं अगर बात करें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड पीएच कैटेगरी में तो उसको 45% चाहिए और 146 मार्क्स चाहिए। ओबीसी पीएच जो कैटेगरी है उसमें आपको 129 एंड एससी पीएच को 129 और एसटी पीएच को भी कितना 129 मार्क्स चाहिए काउंसलिंग के लिए। क्लियर है? अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। वहीं मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस कितनी होती है और क्या रिफंडेबल होगा, क्या रिफंडेबल नहीं होगा, उसके भी बारे में जान लीजिए। अगर आप एम्स के लिए जाना चाहते हैं, एफएमसी या जीपमर या बीएचयू या फिर अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आप जाना चाहते हैं, कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देनी पड़ेगी, ध्यान से समझिए आप। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अगर आप अदर कैटेगरी लाइक ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी फीस की, जो कि रिफंडेबल होती है, अगर आपकी काउंसलिंग नहीं होती है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये फीस आपके उसी बैंक अकाउंट में फिर से दे दी जाती है जिस अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 10,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी पे करना पड़ता है एंड अदर यानी ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे होते हैं उनको 5,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है। आगे हम बात करें, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए कितना होता है 5,000 और सिक्योरिटी फीस जो कि रिफंडेबल होता है उसे देना पड़ता है आपको, वो कितना है 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, है ना। पता है काफी है, लेकिन ये रिफंडेबल भी हो जाता है। वहीं आगे हम बढ़े तो जो 4 राउंड होना है नीट की काउंसलिंग में उसे समझ लीजिए, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज समझिए आप, अगर आप राउंड 1 में जाते हैं, अगर आप राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर आप राउंड 2 के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद मॉपअप राउंड के लिए जाते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन वो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड 2 के लिए भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, इसी तरह जा सकते हैं आगे 1, 2 है ना, 3 के लिए मॉपअप राउंड के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2 पॉइंट आप समझिए, क्या ऑलरेडी यहां पर मेंशन है। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड ही हैज टू ज्वाइन
द अलॉटेड सीट। अगर आप स्ट्रेट राउंड के लिए जाते हैं तो अगर आपको सीट मिलती है तो 100% आपको वहां पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो क्या होगा, सुन लीजिए। इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, सी ही शैल बी डिबार्डेड फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर अलॉन्ग विथ फीस। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता, सीट अलॉट हो जाती किसी कॉलेज की, वो चाहे जहां पर भी हो, किसी गांव में हो, कस्बे में हो, कहीं पर भी वो कॉलेज हो, आपको नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसमें सीट अलॉट हो गई, अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो उस केस में आपको 1 साल के लिए नीट देने से बैन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपने फीस वगैरह दी होगी वो रिफंड नहीं होगी। क्लियर है बच्चों, ये कंफर्म है। तो स्ट्रेट राउंड के लिए जब भी जाएं तो थोड़ा सा सोच समझ के जाएं, ठीक है। आगे न्यू रूल। पहले क्या रूल थे मेरे बच्चों, पहले क्या रूल थे? पहले रजिस्ट्रेशन होता था, फिर सीट अलॉट होती थी, उसके बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते थे। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अब रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट हुए उसके बाद आपको सीट अलॉट की जाएगी। बट याद रखिएगा ये अभी फाइनल अपडेट नहीं है ना, ये फाइनल अपडेट नहीं है, नॉट फाइनल, लेकिन इस पर जिक्र चल रहा है जिससे कि सीट वेस्ट ना हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता था, कई बार सीटें बच भी जाती थी इसकी वजह से, ये कन्फ्यूजन की वजह से, बट ऐसा अब नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसको देखिए ज़रा आप ध्यान से। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, 12th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होनी चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का कंफर्मेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, नीट 2024 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसमें आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा या फिर राशन कार्ड भी चलेगा, ठीक है, या फिर आप पासपोर्ट का भी आपका चल सकता है, ठीक है। कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसपे आपकी फोटो हो, क्लियर है। टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि अगर आपने 12th के बाद, ठीक है, BA BSc किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो बीच में गैप हो गया आपके, तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपनी डिस्ट्रिक्ट से या फिर लोकलिटी से, है ना, तहसील वगैरह से आप बनवा लीजिएगा। कम पैसे में लगता है, एक एफिडेविट ही बनता है, ठीक है, 150 रुपये में बन जाता है, ठीक है। एक छोटे से लॉयर को पकड़ेंगे, 150 रुपये देंगे, वो बना कर दे देगा, ठीक है, या तो खुद भी आप कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर तेलंगाना, ये आपको बनवाना पड़ सकता है। एंड हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा कुछ स्टेट में जो कि होता है, और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र। ये किसके लिए होता है, ये जो 85% रिजर्वेशन के लिए जो बच्चे जाते हैं, 85% आपको पता है, 85% जो सीटें होती हैं वो स्टेट के लिए होती हैं, और 15% जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर अपने ही स्टेट में लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के निवासी हैं।